हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है लीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है विक्टिम मेंटालिटी का, जो कि बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैलेंज समझा जाता है। जो लोग विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हो जाते हैं, क्या वो सही होते हैं उस जगह पे जाने के लिए? कौन से हालात उनको मजबूर करते हैं? क्या माइंडसेट होता है जो उनको वहां पर लेके जाता है, और क्या वहां से निकलना पॉसिबल है या नहीं? तो इसी टॉपिक में आज घुस के पटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमें वीडियो पे फीडबैक देते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और कंसल्टेशंस में आके, क्योंकि आपके वैल्यूएबल फीडबैक से मुझे भी सीखने को मिलता है और वीडियो को मजीद बेहतर से बेहतर कर भी सकते हैं। आज हम 20th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये दिमागी तौर पे मुश्किल बातें हैं और ये ऐसी बातें नहीं है जो एक आम एवरेज डेली कंटेंट कंज्यूमर जो है वो समझ सकता है। और पिछली 3-4 वीडियो से मैंने लेवल को 200 लेवल से ज़रा 300 लेवल कर दिया। तो जिन तक ये गेट थ्रू कर रही हैं वेरी गुड, जिन तक नहीं गेट थ्रू कर रही वो ज़रा स्लो करके सुन ले। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। माई मिशन इज़ टू गिव यू ऑल ऑफ दिस नॉलेज दैट नोबडी यूजुअली डज। वैसे तो दे ही सकते हैं। एनीवेज, तो सबसे पहले तो विक्टिम मेंटालिटी को डिफाइन कर लेते हैं। जो है विक्टिम के साथ एक मेंटालिटी लगा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेंटालिटी का कसूर नहीं है, इसमें विक्टिम होने का भी कसूर है। क्योंकि जब आप ये महसूस करने लग जाते हैं कि आप किसी चीज़ के विक्टिम हैं, आप किसी चीज़ आपके ऊपर ज्यादती हुई है, आप अपने ऊपर यानी कि अपने आप को मजलूम समझने लग जाते हैं, वही दिन है जिसमें आप इस डाउनवर्ड स्पायरल में चले जाते हैं। तो विक्टिम मेंटालिटी यानी अपने आप को मजलूम समझने का पहला मसला, जितना इसकी डेफिनेशन आसान है उतना ही इसका पहला मसला या पहला फैक्टर जो इंसान को एक विक्टिम बना देता है वो है माइंडसेट ऑफ अ सफरर। अब यूजुअली जो इंसान अपने आप को विक्टिम समझ रहा होता है या अपनी सफरिंग से गुजर रहा होता है अपने मुताबिक, इसमें दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कुछ चॉइसेस मेक करते हैं और उन चॉइसेस की कॉन्सिक्वेंस में उनको वो सफरिंग आती है, और दूसरे वो होते हैं जिनके पास कोई चॉइस नहीं होती बट हालात वाकयात ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से वो उस जगह पे पहुंचते हैं। तो ये दो तरह के जो लोग हैं, इसमें पहली तरह के लोगों को कहते हैं विक्टिम ऑफ देमसेल्व्स, और जो दूसरी तरह के लोग हैं उनको कहते हैं विक्टिम ऑफ सरकमस्टांस। यानी कि पहले वो लोग जिन्होंने कोई एक्टिव डिसीजन मेकिंग की थी तो उसके रिजल्ट में वो यहां पर खड़े हुए हैं, और दूसरे वो जिनके साथ कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, बम फटा, उनकी टांग फट गई, उनकी आंख में छर्रा लग गया, कोई फौतगी हो गई वगैरह वगैरह, तो विक्टिम ऑफ द सरकमस्टांस वो दूसरी किस्म के लोग हैं। इन दोनों कैटेगरीज को समझने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दुनिया में जो डिसीजन मेकिंग होती है या जो बिजनेस वर्ल्ड में डिसीजन मेकिंग होती है वो किन दो लेवल्स पे होती है। तो इसको यहां पे पॉज करके इस बात को समझने की कोशिश करें कि दुनिया में दो तरह के लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं इन द बिजनेस वर्ल्ड। दुनिया में तो नहीं, लेकिन इन बिजनेस वर्ल्ड दो तरह के लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके ब्लड यानी कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में सही डिसीजन मेकिंग पावर होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के थ्रू या अपनी सराउंडिंग्स में डिसीजंस मेक होते हुए देखे होते हैं बिजनेस के, जिसकी वजह से उनकी सेकंड नेचर, जिसको आप मसल मेमोरी कहते हैं, जैसे साइमन अयूब की नो लुक शॉट है, जो मसल मेमोरी की वजह से उसको सोचना नहीं पड़ रहा। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो क्लच दबा के आपका जो गियर लगता है वो मसल मेमोरी पे लगता है, आपके दिमाग को याद है कि क्लच कहाँ पे है और ब्रेक कहाँ पे है और गियर कहाँ पे है। सिमिलरली आपकी मसल मेमोरी में अगर डिसीजन मेकिंग आ जाती है ड्यू टू द सराउंडिंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड अराउंड यू, तो आप डिसीजन मेकिंग उस तरह कर रहे होते हैं बगैर सोचे, और वो मोस्ट प्रॉब्ली सही चल रहे होते हैं। और दूसरे कुछ मेरी तरह के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनके पास लर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती और वो तजर्बाती बेस पे कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जिसके लिए उनको हर डिसीजन को बैठ के एनालाइज करना पड़ता है। तो ये दोनों तरह के लोग ही जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों डिसीजन बना सकते हैं। कुछ लोगों के पास ये नेचुरल टैलेंट होता है तो उनके पास हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फर्दर होती है, लेकिन एज कंपेयर टू कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को रुक रुक के क्योंकि चलना पड़ता है तो वो चलते लंबा है लेकिन प्रॉबेबली उतनी जल्दी नहीं पहुंचते। तो ये दो तरह के लोग हैं जो बिजनेस वर्ल्ड में डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, और इन्हीं दो की रिफ्लेक्शन में वो बंदे हैं जो अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहे होते हैं। सो विक्टिम ऑफ देमसेल्व्स यानी अपने आप के डिसीजन लेने की वजह से एक सिचुएशन में आ जाना और फिर अपने आप को सफरर या अपने आप को मजलूम समझने लग जाने वाले लोगों की बात करने लगा हूं। ये जो लोग हैं ना, इन्होंने किसी ना किसी वक्त कोई ऐसा डिसीजन मेक किया होता है जिसकी वजह से आज ये एक सिचुएशन में बैठे होते हैं, और हर रोज बैठ के ये जो है ना माइंडसेट ऑफ अ सफरर, इसकी सबसे बुरी बात ये है, चाहे वो कैटेगरी 1 से आए या कैटेगरी 2 से आए, उसकी सबसे बुरी बात ये है कि ये जो लोग हैं ये समझते हैं कि हम जहां पे आ गए हैं ये इररिवर्सिबल डैमेज है।
क्योंकि हम बहुत अच्छी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे और किसी इंसान ने हमें धोखा दिया और हमने ये डिसीजन मेक किया कि हमने उसको अपनी कंपनी का अकाउंटेंट बनाना है और उसने हमें धोखा दिया और हमें अपना घर बेचना पड़ा, इसलिए आज हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये एक इरिवर्सिबल डैमेज है, क्योंकि अक्सर लोगों में ये हौसला ही नहीं पाया जाता कि इफ आई कैन डू इट वंस आई कैन डू इट अगेन। सो इरिवर्सिबिलिटी विक्टिम ऑफ सेल्फ हो या विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस हो, इरिवर्सिबिलिटी को इंस्टिल करने से सफरर का माइंडसेट आता है कि शायद अब कभी दोबारा वो बहार ना आ सकेगी। और मैं आपको आज यहां पर यही बताने आया हूं कि बजाय कि आप किसी डिसीजन के बारे में ये सोचें कि दोबारा वो कभी नहीं हो सकता, आपको सैयद बाबर अली, द ओनर ऑफ पैकेजेस एंड नेस्ले पाकिस्तान फाउंडर, का एक प्रिंसिपल जहन में रखना चाहिए कि उससे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आपने शुरू में बहुत सारे फेलियर्स आपके साथ हुए, तो व्हाट इज़ योर ऑरा ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट? सो व्हाट ही सेड इज नेवर लुक बैक। अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये बात इंस्टिल हो जाए कि इट वॉज अ रैंडम इवेंट ऑफ द यूनिवर्स दैट हैपन टू मी, not because of me, but it could happen to anybody, and this time around only I was the one who was there. So being at the wrong time at the wrong place, which is called being unlucky, अगर मैं वहां पे हूं तो मेरे साथ ये हो गया, अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसके साथ ये हो जाता। अगर सिर्फ ये बात आपके माइंड में घुस जाए तो आप अपनी इरिवर्सिबिलिटी को चैलेंज कर देंगे कि क्योंकि ये एक दफा हो गया है, मतलब ये नहीं कि हर दफा यही होगा, विच मीन्स कि आप अपनी सफरिंग को चेंज कर देंगे। इस पूरी एक्टिविटी से होगा क्या कि आपने बेसिकली क्या वैल्यू इंस्टिल करनी है, वो ये करनी है कि जो सफरर ऑफ द यानी कि विक्टिम ऑफ सेल्फ और विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस होता है ना, उन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन ये होती है कि डाउन द लाइन सीढ़ियां उतरते उतरते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो रोज सुबह उठते हैं, बाल बनाते हैं, कंघी करते हैं, तेल लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, कंडीशनर लगाने के बाद वो अपने ऊपर तरस खाते हैं। हर रोज रोज वो अपना आईना देखते हैं और वो कहते हैं कि यार कितना बेचारा आदमी है, इसके साथ कितनी ज्यादती हुई है। और इस वजह से जब वो अपने ऊपर तरस खाने लग जाते हैं तो अपने ऊपर तरस खाने की वजह से उनके दिल में उन्हीं के लिए रहम दिली आती है। मतलब एक कोच को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि अगर तुम जिंदगी में अपनी मर्जी की गाड़ी नहीं चला रहे और तुम सिनेमा में बैठ के फिल्म देख रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने दिमाग को कह रहे हो कि ओके नो प्रॉब्लम, आई नीड टू रिलैक्स व्हेन योर गोल्स आर नॉट मेट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग अपने ऊपर रहम खाने लग जाते हैं वो अपने और एक भिखारी जो सड़क पे जा रहा है जो कि प्रॉब्ली डिसेबल है किसी वजह से, उसके और अपने दरमियान कोई फर्क नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझते हैं अच्छा इसको भीख दे दो बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सिमिलरली यही बात वो अपने साथ भी सोच रहे होते हैं कि बिकॉज ये बंदा यानी कि वो जो मैन इन द मिरर है, क्योंकि इसके साथ एक इरिवर्सिबल सिचुएशन हो गई है, इसलिए ये इस काबिल नहीं है कि इसको रिपीट या इसको रिवाइव कर सके, इसलिए इस पे तरस खाओ और इसको माफ कर दो। और उसी माफी के चक्कर में वो जो एक एवरेज लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, 9 to 5 कर रहे हैं, या किसी को दुकान चलानी पड़ रही है, या किसी का ड्रीम था कि मैंने फ्रीलांसिंग में लहजा पैजा कर देनी है लेकिन वो नहीं कर रहा और उसने अपने ऊपर रहम खा लिया है, तो अपने ऊपर रहम खाना वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। सो मुश्किल बात है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जो नंबर 1 फैक्टर है विक्टिम मेंटालिटी का, वो है माइंडसेट ऑफ अ सफरर, अपने आप को मजलूम समझना। 2 वजूहात हो सकती हैं, विक्टिम ऑफ योर सेल्फ और विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस क्या है कि कोई बंदा था, उसके बड़े ड्रीम्स थे, उसके वालिद साहब फौत हो गए, अब उसको दुकान पे बैठना पड़ रहा है, तो ये उसको लग रहा है कि मैं दुकान पे ही बैठा रहूंगा क्योंकि वालिद साहब अगर होते तो मैं जाके पढ़ाई कर लेता यूके में, लेकिन मैं नहीं कर सकता और अब कभी नहीं कर सकता। सो एक ये सोच लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं कि विक्टिम ऑफ सेल्फ और विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस दोनों का जो फनल है वो जाके ड्रॉ इस बात में हो जाएगा कि अपने ऊपर रहम खाने लग जाएगा, और जो इंसान अपने ऊपर रहम खाएगा वो अपने आप को सफरिंग से गुजारने के काबिल नहीं रहेगा, और सफरिंग ही वो जगह है जहां से गुजर के आपने अपनी फील्ड में कोई इनोवेशन करनी है और इस माइंडसेट को एस्केप करना है। सो रिवर्स इंजीनियर करें तो अपने आप को सफरिंग से गुजारने के लिए अपने ऊपर रहम खाना बंद करना होगा। अपने ऊपर रहम खाना बंद करेंगे तो उस माइंडसेट से निकल आएंगे। लेट्स सपोज, और इसका पासवर्ड है इरिवर्सिबिलिटी को चैलेंज करना, कि ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द लाइन,
सीधी जो होती है ना, सीधी, वो सिर्फ होती है फ्लैट लाइन जब इंसान मर जाता है, वरना ऊंच नीच जिंदगी का एक पार्ट है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। आई सी अ लॉट ऑफ बिजनेस पीपल हु हैव बिजनेस माइंडसेट एंड स्टिल दे हैव गिवन अप ऑन देयर ड्रीम्स एंड देयर होप्स बिकॉज दे थिंक द डैमेज इज इरिवर्सिबल। नथिंग इज इरिवर्सिबल अनलेस यू आर डेड। इफ यू आर डेड देन दैट इज इरिवर्सिबल। सो आइदर डिक्लेयर योर सेल्फ डेड, जाके अपना डेथ सर्टिफिकेट ले आओ, वरना विक्टिम मेंटालिटी को एस्केप करने का तरीका है कि जो अपने ऊपर रहम कर रहे हो वो रहम करना बंद कर दो। यू आर हेल्पिंग नोबडी, यू आर जस्ट हैविंग एन एक्सक्यूज टू नॉट वर्क हार्डर। दैट वॉज फैक्टर नंबर 1 ऑफ वाई पीपल फील विक्टिमाइज्ड। दूसरा फैक्टर जो विक्टिम मेंटालिटी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, और जो लोग मेरे पास बिजनेस कंसल्टेशन के लिए आते हैं उनमें मैक्सिमम सीईओज और एग्जेक्टिव्स के साथ ये वाली तकलीफ लाजिम व मलजूम है, और वो है एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब है? सोचना। और पैरालिसिस का क्या मतलब है? लकवा होना। यानी कि एन्ना को सोचे है, एन्नी को चेकिंग हुई है, एन्नी को चेकिंग हुई है, इन्नी को चेकिंग हुई है कि साड़ी फ्लाइट ही मिस हो गई है एन्नी सिक्योरिटी सी एयरपोर्ट पे। यानी कि किसी चीज़ के बारे में इतना सोचा है, इतना सोचा है कि इसकी एग्जीक्यूशन वो दूर नज़र आ रही है। एक बात है ना, सोची पे आधा बंदा गया। तो ये इसी किस्म की बात है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई एक्सेल प्लान या ऐसी कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन या कोई पिच नहीं बनी जहां पे रेवेन्यूज जो है वो छप्पड़ फाड़ के नहीं गुजर रहे थे, और कॉस्टें जो है वो धड़ाधड़ नीचे नहीं आ रही थी, और प्रॉफिट कम बेच $50,000 पर एनम नहीं हो रहा था। हर बिजनेस प्लान कामयाब ही होता है और कामयाबी के लिए ही बनता है, लेकिन 99% बिजनेस प्लान फेल क्यों होते हैं? यानी कि कामयाब इंसान और नाकामयाब इंसान, और कामयाब बिजनेस प्लान और नाकामयाब बिजनेस प्लान में फ़र्क क्या होता है? स्टार्ट करने का। वो जो स्टार्ट करने वाले होते, देखें, कोई भी, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी आइडिया आउटराइट परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्शन की ज़रूरत होती है, और परफेक्शन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको मार्केट में उतर के प्लान को 1 2 3 4 5 हज़ार दफ़ा फेल होना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ आएगी कि मैंने क्या गलतियां की, और आप उसको ठीक करेंगे। पेपर पे आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, एग्जीक्यूशन में जाए बगैर आप कभी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। पिछले दिनों एक लड़का यूके से आया, उसको मैंने कंसल्टेशन दी, तो वो ना, उसका कुछ आइडिया इस तरह का था कि मैं एक यूरिका मोमेंट हिट करना चाहता हूँ कि मैं ना बस जाऊँ और डेंट डालूँ। डेंट यानी कि डेंट मेंटालिटी थी कि मैंने एक डेंट डालना है दुनिया पे। उसको मैंने कहा, यार देखो बात सुनो, जिन लोगों ने दुनिया पे डेंट डाला है ना, ये मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, लाइव सोच के मैंने बोला है। मैंने कहा, जिन लोगों ने दुनिया पे डेंट डाला ना, वो डेंट डालने नहीं जा रहे थे कि वो उन्होंने थोड़ा पकड़ा था, कहा था हम डेंट डालने जा रहे हैं। वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे थे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जिसमें से उन्होंने डेंट डाल लिया। तो अगर एक भूसे के ढेर में से, यानी नीडल इन अ हे स्टैक आपने ढूंढनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए आप हे स्टैक की एक 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 स्ट्रॉ को निकालें। जब उसको निकालेंगे तो आपकी उंगलियों पर कट लगेंगे, तो कट लगेंगे ना, तो रिपेयरिंग होनी शुरू होगी, यहाँ पे कैलिस बनेगा, और उस कैलिस की वजह से जब अगले वाले नीडल हे स्टैक की तरफ आप आएंगे ना, तो आपकी उंगलियां सख्त हो चुकी होंगी। वो नीडल तक जाने के लिए आपको अपनी उंगलियों को ट्रेन करना है। सिमिलरली अगर आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहेंगे, तो जितना आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे कि ये मैं कर लूँगा, या मैं कर लेना चाहिए, या काश मैं कर लेता, उतना ही वो काम दूर होता जाएगा, क्योंकि उसमें परफेक्शन का एलिमेंट अटैच होता जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक बायस है सीईओ का, और वो ये है कि मैंने मास्टरपीस बनाना है। तो जितना आप सोचते जाएंगे ये ब्रश ऐसे जाए, ये ऐसे स्ट्रोक हो, ये ऐसे हो, ये वैसे हो, उतना एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होते जाएंगे। इसके जवाब में अगर आपको मूवी पेन एंड गेन याद हो, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ी टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो फिल्में हैं, कि मैं फिल्मों का बफ हूँ, उसी से मैंने कई मेंटालिटीज़ और कई थ्योरी सीखी। उसमें पेन एंड गेन का जॉनी वू का एक कॉन्सेप्ट था, 3 Gs ऑफ सक्सेस। वो था गेट अ गोल, गेट अ प्लान, गेट ऑफ योर एस। तो मैक्सिमम लोग जो मेरे पास कंसल्टेशन में आते हैं ना, मेरे पास कई लोग आए हैं पर्सनल ब्रांडिंग करवाने के लिए। उन्होंने कहा जी पर्सनल ब्रांडिंग करवानी है। मैंने कहा जी ठीक है, क्या है? ये हमारा प्लान है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उनको मैंने ठीक है पेपर पे प्लान दिया, उनको कॉस्ट दी है, रिप्लाई नहीं आया उनका। क्यों? क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूशन का गूदा ही नहीं है। अगर एग्जीक्यूशन का गूदा होता तो वो ये काम खुद भी कर सकते थे, इसीलिए मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि ये मेरे साथ काम करो। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा जी ये हमारे घोड़े आपके हाथ में हैं और हम हैं, तो इसलिए जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। और उनकी सीईओ ब्रांडिंग करने के बाद वो कहां से कहां उनकी प्रोफाइल्स पहुंच रही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट के गेट अ गोल, गेट अ प्लान के बाद गेट ऑफ योर एस वाली चीज मिसिंग होती है। अब जब गो गेट योर एस वाली चीज मिसिंग होती है, तो ये एनालिसिस पैरालिसिस बनाता है, मतलब आपको लकवा मार जाता है। और इस लकवा मारने के चक्कर में अब
करंटली आप कुछ कर तो रहे नहीं है, या जो कर रहे हैं उस पर आपने एनालिसिस इतना ज़्यादा कर लिया है कि आपका ख्याल है कि अब इसमें से मैं एस्केप नहीं कर सकता। और जब आप एस्केप नहीं कर सकते तो एवरी डे आप एक स्टेप नीचे उतर रहे हैं और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अब आप और नीचे आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, वो जो रोशनी वाला होल है ना वो ऊपर जाता जा रहा है। वैसे तो होल वो होना चाहिए जिसमें डार्कनेस हो, लेकिन अब वो रोशनी वाला होल ऊपर जाता जा रहा है। और अब अपने आप को आप विक्टिम बनाते जा रहे हैं कि यार मैं ये काम पता है क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर तो फलानी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। पता है मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तो बच्ची अभी बहुत छोटी है, मैंने उसका दूध पैम्पर लेके आना होता है। पता है मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। ओ भाई, मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको यही समझाता हूँ कि अगर तुम इस काम के बारे में पैशनेट हो तो तुम्हें कोई फैक्टर उससे रोकेगा नहीं। दुनिया में जितने भी, या तो तुम ये फैसला कर लो ना कि जिन लोगों के साथ ये सफरिंग है, इलॉन मस्क के साथ बच्चे हैं, तो उसने बिजनेस नहीं बनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा अपना एनालिसिस पैरालिसिस है जो तुम्हें विक्टिम बनाता जा रहा है, और तुम इससे एस्केप नहीं करोगे जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे। तो बहुत ज्यादा सोचना और एक्शन एबल मटेरियल के पीछे रहना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो लोग अपने साथ एनालिसिस पैरालिसिस कर चुके हैं, सीक हेल्प of your friend, of me, of any other company, or somebody who can get you up your ass and get you to go work in something, whatever you want to do. But that is the solution to analysis and the paralysis. जो तीसरा फैक्टर इंसान को विक्टिम मेंटालिटी का शिकार बनाता है, और वक्त के साथ साथ इंसान डाउन द स्पाइरल, जिस तरह मोटापा होता है ना, मोटापे में क्या होता है कि आप पहले दिन मोटे नहीं होते, आप कुछ समोसे रोल खाते हैं, आप कहते हैं मैंने वेट पुट ऑन किया, आप उसको डिनाई करते हैं, जिम नहीं जाते, खाते रहते हैं। किसी दिन आपको पता चलता है कि आपकी वेस्ट 42 हो गई है, और अब आप जो है ना 2 कदम चल भी नहीं सकते, और आपका हार्ट डेंजर में है। ये विक्टिम मेंटालिटी भी ना आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती है। जैसे विस्की होती है ना, मुझे नहीं पता उसका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन जिस तरह विस्की थोड़ी थोड़ी करके चढ़ती है और थोड़ी थोड़ी करके उतरती है, वोडका चढ़ती उतर जाती है। पता नहीं हम ये क्यों बात कर रहे हैं। तो जिस तरह विस्की होती है ना अच्छी इंग्लिश किस्म की, टीचर्स या लेवल किस्म की, उस तरह की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा फैक्टर जो इंसान को विक्टिम मेंटालिटी के अंदर लेके जाता है ना, वो होता है कांट डू इट डिलेमा। यानी एक तो पहले मैंने आपको बताया कि जो लोग अपने आप को किसी चीज़ का सफरर समझने लगते हैं ना, वो कहते हैं प्रॉबेबली शायद हम ये काम नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा डेंजरस भी पता है क्या, ये तीसरा कांट डू इट डिलेमा। इसका मतलब क्या है कि आप ये समझने लग जाते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता, और क्योंकि बाय द डेंट ऑफ कि ये काम हो ही नहीं सकता, आप कभी उसको हाथ ही नहीं डालते। यानी कि मेरे पास 1-2 बंदे इस तरह के आए जिन्होंने कहा कि अली भाई हमने फलां सर्विस को क्रैक कर लिया है और अब हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती, या क्योंकि हमारी कंपनी में वो खूबसूरत लड़कियां नहीं हैं जो लिंक्डइन पे लीड जनरेट करवा सके, इसलिए हम ये काम कर ही नहीं सकते। तो इसके जवाब में मैंने उनसे, एक लड़का मेरे पास आया, वो कहता मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, तो मेरी क्योंकि आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं तो ज़्यादा काम ही नहीं कर सकता, या मैं तो बिजनेस मीटिंग्स ही नहीं कर सकता, मैं क्लाइंट से मिल ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यार तुम या तो ना, इसी तरह और भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो इंट्रोवर्ट है, हम सेल्स कैसे करेंगे। तो मैं उनसे ये हमेशा ये कहता हूँ कि तुम पहले 100 बिलियनियर्स जो है ना दुनिया के, उनकी लिस्ट निकाल लो और उसमें ये फाइंड आउट कर लो कि कितने लोगों की नज़र कमज़ोर है, या कितने लोगों का एक हाथ है नहीं, एक टांग है नहीं, या कितने लोग इंट्रोवर्ट है, और ये मुझे पेपर पे लिख के दो, 1200 वाला स्टाम्प करो मेरे साथ, ठीक है, और उसमें ये लिखो कि जितने लोग इंट्रोवर्ट है वो दुनिया में नाकामयाब होंगे, या किसी किताब में ये लिखा हो, या किसी हिस्टोरिकल इवेंट में ये लिखा हो कि इंट्रोवर्ट लोग जो है ना वो नाकामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इसको तुमने प्रेसिडेंट क्यों बनाया है। कांट डू इट मेंटालिटी के ये काम हो ही नहीं सकता ज़्यादा डेंजरस है सरकमस्टांस और सेल्फ के विक्टिम होने से। ऐसे लोग जो कांट डू इट मेंटालिटी से गुजर रहे होते हैं ना, वो अपने आप को सम हाउ अनलकी समझ रहे होते हैं। और जितना मैंने स्टडी किया है, कंसल्टेशंस मैंने कोई दी हैं, 300-400 लोगों को कंसल्टेशन पाकिस्तान में दी है। गोरों की मेंटालिटी थोड़ी फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तान की मेंटालिटी थोड़ी फ़र्क है। समहाउ उनको लगता है कि जिन लोगों, द पीपल हु हैव मेड इट आउट ना, जिन लोगों ने क्रैक कर ली है गेम, और जो लोग तोड़ा है कुछ ने, जिन्होंने डेंट डाल दी है, वो लोग लकी थे और हम नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों है। लक की डेफिनेशन है, जिस तरह संजू बाबा ने कहा था लक मूवी में, सही टाइम पे सही जगह पर होना लक है, ठीक है। राइट टाइम राइट मोमेंट। कभी कभी आप राइट मोमेंट पे होते हैं लेकिन आपकी केमिस्ट्री काम नहीं करती, कभी केमिस्ट्री काम करती नहीं होती। जब ये दोनों चीज़ें हो तो उसको लकी कहते हैं। अब लक के साथ क्योंकि लोगों ने ये अटैच कर लिया है कि फलाने बंदे को तरक्की क्योंकि जल्दी मिल गई, इसलिए वो बंदा उसको लकी कंसिडर कर दिया और अपने आप को कांट डू इट में डाल लिया। देखो, अगर कोई प्लेयर कोई शॉट मारता है ना और उस पर छक्का हो जाता है, तो
नेसेसरीली वो अच्छी शॉट नहीं खेलता, कभी कभी लूज बॉल का वेट भी करना पड़ता है, लेकिन शर्त ये है कि जब लूज बॉल आए तो आप फ्रंट फुट पे बल्ला उठा के उसका इंतजार कर रहे हो, ये बड़ा जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का जल्दी जैक लग गया है और उस जैक से वो आगे पहुंच गया है, डज नॉट मीन कि आपके जैक का टाइम नहीं आ रहा। इट इज ओनली अंटिल द पॉइंट दैट यू स्टार्ट मेकिंग मनी टिल यू रियलाइज दैट मनी मेकिंग वाजंट दैट ऑफ अ प्रॉब्लम। बट उससे पहले ही अगर आप बैक फुट पे चले जाएंगे और टिप टिप करने लग जाएंगे तो जिंदगी में छक्का कब मारेंगे? तो कांट डू इट मेंटालिटी आपको ये सुचवाती है कि भाइयों आपका मोमेंट अब नहीं आएगा, क्विट इट, don't try for it, don't be ready for the ball। and somehow you have managed to understand कि जिन लोगों ने made it out कर लिया है, मैट्रिक्स में से निकल गए हैं, वो लोग लकी थे। minusing the fact, subtracting the fact that you are the next lucky one, you just have to stand in line। so can't do it mentality एक और फैक्टर है जो आपको विक्टिम बना देती है कि जी उनके तो लक चल गई, उनके तो अब्बू के पास पैसे ही बहुत ज़्यादा थे, उनके साथ तो ये मसला नहीं था, उनका तो जैक लग गया, उनका तो प्राइज बॉन्ड निकल आया। ये सिर्फ इन सारी चीज़ों का ताल्लुक टाइमलीनेस से है कि कौन सी चीज़ किस वक्त हो रही है, लेकिन इस चीज़ से नहीं है कि आपके साथ होगी या नहीं होगी। आई होप दैट आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किसी इंसान का लकी होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप लकी नहीं होंगे, लेकिन जब आपके लक होने का टाइम आएगा तो उस वक्त आप लाइन में खड़े तो होने चाहिए। तो ये वो तीसरा फैक्टर है जो इंसान को विक्टिम बना देता है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, पहला कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल, दूसरा उससे आसान, तीसरा फिर से मुश्किल। पहला ये कि माइंडसेट ऑफ अ सफ़रर, आप अपने आप को मजलूम समझते हैं, मजलूम समझ के अपने ऊपर रहम खाते हैं, रहम खा के अपने आप को सफरिंग से गुजारते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप विक्टिम मेंटालिटी की तरफ चले जाते हैं। दूसरा एनालिसिस पैरालिसिस, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एग्जीक्यूशन में आइडिया को नहीं लेके जाते, और ये इमेजिन करते हैं समहाउ कि आपके पास कोई एक चीज़ होती है सेवियर कॉम्प्लेक्स के मुझे लोगों को बचाने का, यानी कि हीरो कॉम्प्लेक्स, मुझे मैं जाऊंगा और मैं लेविटेट करूंगा। और इसका एक इन्वर्स भी है, इसका इन्वर्स प्रिंसिपल ये है कि समहाउ मुझे लगता है कि कोई आके मुझे बचाएगा, दैट वन यूरिका मोमेंट दैट विल ट्रुथ शैल सेट अस फ्री, दैट वोंट हैपन। सो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार, यू कांट गेट इन देयर अनलेस यू स्टार्ट इट। गेट अ गोल, गेट अ प्लान, गेट ऑफ योर एस। जो गेट ऑफ योर एस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर 3, कांट डू इट, ये काम हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि काम हो नहीं सकता, या तो वही बात है आप आए मेरे साथ मीटिंग करें, मुझे 12-16 स्टाम कर देंगे, ये काम हो ही नहीं सकता। तो अगर ये काम हो ही, सिर्फ इंसान के मरने के बाद वो वापस नहीं आ सकता, बाकी हर काम हो सकता है, ठीक है, जब तक हज़रत ईसा दुनिया में मौजूद नहीं होते, वरना वो भी हो जाना था। तो तीसरा ये कि ये काम हो ही नहीं सकता। ये 3 चीज़ें मिलके आपको विक्टिम मेंटालिटी का पार्ट बनाती हैं, और ये एक ऐसी उतरती हुई सीढ़ियाँ हैं जिसमें हर रोज़ नया अंधेरा आता चला जाएगा, आता है साला, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। इसमें से आपने निकलना है, तो मैंने आपको तीनों चीज़ों का बता दिया कि आपने इसमें से निकलना कैसे है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, गो सीक अ फ्रेंड, गो सीक योर mentor, go seek a business consultant, like some person who has consulted over 350 companies across the globe and who knows what problem you're suffering with, and is also not very cheap, he's expensive. So seek that kind of guy or whatever, but get off your ass and escape this fucking विक्टिम मेंटालिटी। हाय मेरी ले गया, मेरी ले गया, मेरी ले गया, मेरी ले गया। ओ भाई ले गया क्योंकि तुम्हारी बेल्ट टाइट नहीं थी, टाइट बेल्ट पहननी थी ना पहले, और अगर ले भी गया तो कोई बात नहीं, जाओ सिलाओ और जाके उसकी ले लेना। एनीवेज, सो ये विक्टिम मेंटालिटी का पूरी समरी है। आई होप कि आप लोगों में से काफ़ी लोग इसको समझ के अपने आप को निकालेंगे। जिनको ज़रूरत पड़ेगी वो मेरी बिजनेस कंसल्टेशन में आ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, व्हाट्सएप पे जाएं, मेरी टीम के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें। डिस्काउंट मांगने की कोशिश ना कीजिएगा, और हम 1 वीक इन एडवांस चल रहे होते हैं तो उसको खातिर खा ले आइएगा। मैं कोई अगले 10 दिन बाद जो है वो शॉर्ट हो जाऊँगा न्यू ईयर्स की हॉलीडेज़ के लिए। और ये था जी आज का ज़रनामा। आई होप दैट माई वीडियोज़ आर क्रिएटिंग अ डेंट इन योर लाइफ एंड योर बिजनेस वर्ल्ड। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी 20th वीडियो है, एंड आई डू नॉट केयर अबाउट द व्यूज़, आई एम फाइन विद इट बिकॉज आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ गुड कम्युनिटी। मैं कम्युनिटी भी बनाऊंगा उन लोगों से जिनसे कंसल्टेशन हो चुकी है, ताकि दे कैन हेल्प ईच अदर। आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट करके लिंक्डइन पे आके, इंस्टाग्राम पे आके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम वीडियोज़ को बेहतर कर सकें। तब तक के लिए चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं सुनूंगा नहीं लेकिन आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब, बेल आइकन मैंने कभी कहा नहीं और अभी भी नहीं कहूँगा, टोटली अप टू यू। इसको कंक्लूड करते हैं। ये था जी आज का ज़रनामा, एंड दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।